जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज से हम सब हिंदी ग्रामर के क्रमों में सारे टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। अर्थात पहले हमें हिंदी ग्रामर पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले हमें व्याकरण का परिचय पढ़ाया जाता है कि व्याकरण क्या है। उसके बाद से भाषा, फिर वर्ण, शब्द, वाक्य, उसके बाद से उपसर्ग, प्रत्यय और उनके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आते जाता है उसको क्रमशः पढ़ाया जाता है और अंततः रस, छंद, अलंकार ये सब पढ़ाया जाता है। आज से हम सब एकदम छोटी इकाई से लेकर और क्रमों में लगातार उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम हिंदी हिंदी ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी भाषा का परिचय पढ़ें, हिंदी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो जो हिंदी भाषा है वो एक बहुत ही सरल और सुवाच्य भाषा है। और हिंदी भाषा जो है उसका जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। अर्थात ये इसके जो भी शब्द हैं वो लगभग संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। संस्कृत भाषा के एक दूसरे रूप में हिंदी भाषा में अपनाए गए जिसको तद्भव तद्भव कहा जाता है। और जो शब्द को संस्कृत भाषा से ठीक ठीक वैसे ही हिंदी में ला दिया गया उस शब्द को तत्सम कहा जाता है। हिंदी भाषा का जो हिंदी भाषा है वो कई भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर लाए हुए है। जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, इन सब भाषाओं के शब्दों को वो अपने अंदर समाहित किए हुए। इसका उदाहरण हम यही देख सकते हैं कि जो हिंदी शब्द है, ये जो हिंदी शब्द है वो स्वयं ही फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हिंदी स्वयं ही एक फारसी भाषा का शब्द है। और इसका जो उदय हुआ था अर्थात इसका उद्भव हुआ था आज से लगभग 1000 वर्ष पहले। इसका उद्भव आज से लगभग 1000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा के शब्द से संस्कृत भाषा से हुआ था। इसीलिए तो हिंदी में जितने भी लगभग सारे शब्द संस्कृत भाषा से मिलते जुलते हैं। और वैसे तो हिंदी में लगभग कई सारे भाषाओं के शब्द इसमें आए हैं, क्योंकि हम जब किसी किसी बुक में हम कब चैप्टर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी आगत शब्द आए हुए अर्थात जो दूसरी भाषा से जो शब्द हमारे हमारे भाषा में हिंदी में आए हुए हैं उसको आगत शब्द कहा जाता है। और किसी किसी बुक में जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं तो वहाँ इंगित कर दिया जाता है कि ये शब्द आगत शब्द है, अर्थात ये फारसी भाषा के शब्द है, ये अरबी भाषा के शब्द है, ये उर्दू भाषा के शब्द है। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि हिंदी कई सारे भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समाहित किए हो गई है। इसलिए इसको बोलना, पढ़ना, लिखना और भी आसान हो जाता है। हिंदी हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अर्थात पहले नंबर पे चीनी आता है और तीसरे नंबर पे जो है वो हिंदी सर्वाधिक विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। और ये एक अद्वितीय भाषा है और इसके महत्व को हम एक जो हमारे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार लेखक रहे हैं उनके कथनों से हम जान सकते हैं। उन्होंने हिंदी के महत्व को बताते हुए ये कहा था कि हिंदी साधारण जनता की भाषा है और साधारण जनता के लिए ही इसका जन्म हुआ है। और जब तक यह साधारण जनता की भाषा बनी रहेगी, उनके आत्मबल में और जनचित में आत्मबल का संचार करती रहेगी, तब तक इसे किसी का डर नहीं है। यह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। ये किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, बल्कि अपने आंतरिक बल से महत्वपूर्ण आसन आसक्त करने वाली अद्वितीय भाषा है। अर्थात वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि उर्दू भाषा अगर हमारे राष्ट्र में आया है तो वो जो तुर्क के या फिर अफगानी लोग थे, जो आक्रमणकारी लोग थे, उनके साथ ही ये भाषाएं आई हुई हैं। और भी अरबी फारसी भाषा वो सब किसी राज शक्ति अर्थात जो भी यात्री यात्री आए हुए हैं उनके साथ आई हुई है। लेकिन जो हिंदी हमारे राष्ट्र की जो भाषा है वो अपने यहाँ की भाषा से ही उद्भूत हुई है और उसका प्रसार पूरे राष्ट्र में हुआ। अभी वर्तमान समय में तो विदेश में भी इसके प्रसार के कार्य चल रहे हैं और इसको बहुत ही बृहद बृहद पैमाने पर इसको फैलाने का कार्य किया जा रहा है। चलिए अब हम इसके व्याकरण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि व्याकरण का परिचय पढ़ेंगे।
ऐसे नॉर्मल हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो हमें व्याकरण का डिफिनेशन यही मिलता है कि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना बताता है। ये तो एक बहुत ही चलन में, आम चलन में आने वाली परिभाषा है। लेकिन एक और सटीक परिभाषा इसका देख ले तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्धता की पद्धति प्रदान करता है। अर्थात व्याकरण से ही हम समझ पाते हैं कि किसी शब्द को कैसे लिखना है, किसी वाक्य को कैसे सजाना है, कब कब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है, कब खड़ी लाइन देना है। ये सब हम व्याकरण के माध्यम से ही समझ पाते हैं। और कैसे उसका जैसे जब अल्प विराम होता है तो हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, पूर्ण विराम होता है तो अल्प से थोड़े ज्यादा समय के लिए रुकते हैं। तो ये सब व्याकरण के अंतर्गत ही आता है। इस तरह से व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्धता प्रदान करने की एक पद्धति प्रदान करता है कि कैसे उसको शुद्ध रूप से लिखा जाए, उसका एक क्रमशः एक नियम प्रदान करता है। उसे हम व्याकरण कहते हैं। और सभी भाषाओं के व्याकरण अलग अलग होते हैं। हिंदी का व्याकरण अलग है, जिसके जैसे लेखन होता है तो उसमें जब एक वाक्य खत्म हो जाए तो पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर हम प्रश्न पूछना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। इस तरह से हिंदी व्याकरण का एक अलग ही नियम है, एक अलग ही तौर तरीका है। लेकिन वही सभी सभी भाषाओं के ग्रामर अलग अलग होता है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसका कुछ अलग ही रूल होता है। अगर हम उर्दू का ग्रामर पढ़ें तो उसका कुछ अलग ही रूल होगा। इस तरह से सभी भाषाओं के व्याकरण अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे हमें हिंदी ग्रामर को पढ़ना है। ये तो हम समझ लें कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि लिपि क्या होता है। ये लिपि जो होती है वो भाषाओं के लिखने का ढंग होता है। भाषाओं के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अर्थात हम ब्लैक बोर्ड पे ही देख ले कि यहाँ पे लिखा गया हिंदी ऐसे लिखा है, कोई भी आए तो इसे हिंदी ही पढ़ेगा। अर्थात ये इसके लिखने का एक ढंग हो गया है कि हाँ लिखेंगे, फिर से उस पे छोटी की मात्रा देंगे, फिर आधा ना लिखेंगे, फिर द लिखेंगे, फिर उसकी बड़ी की मात्रा देंगे। तो इस तरह से एक लिखने का, ये तो हम ये जिस पद्धति से लिखे हैं उसे तो उस व्याकरण कहेंगे। लेकिन जिस तरह से लिखे हुए हैं, जिस ढंग से लिखे हुए हैं, उसे हम लिपि कहेंगे, उसे हम लिपि कहेंगे। और सभी भाषाओं के लिखने की जो लिपि होती है, लिखने का ढंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हिंदी को ही हम लिखे हुए हैं, ऐसे हिंदी व्याकरण की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि में स को ऐसे लिखा जाता है। संस्कृत में भी स को ऐसे लिखा जाता है। लेकिन वही इंग्लिश ग्रामर में हम लिखे स को तो स को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों को तो स इंडिकेट करने के लिए एक ही तरीके से लिखा गया है। और हम जानते भी हैं कि हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। लेकिन वही जो इंग्लिश की लिपि है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों भाषाओं के लिखने के जो ढंग है वो अलग अलग है। यहाँ पे जो भाषाएं एक तरह से हैं उनकी लिपि भी, जिन भाषाओं की लिपि एक है उनको लिखने का ढंग भी एक ही है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ ये हिंदी का स है और ये संस्कृत का स है। इन दोनों स को एक तरह लिखा गया, अर्थात इन दोनों के लिखने का ढंग एक ही है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इन दोनों की लिपि भी एक है। और वास्तविक में हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। और वही इंग्लिश है, इंग्लिश का एस ऐसे लिखा जाता है।
अर्थात स को ऐसे लिखा जाता है, अर्थात ये दूसरी लिपि में लिखी गई, तो इसके हम जानते हैं कि इंग्लिश की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। वैसे ही गुजराती भाषा, पंजाबी भाषा, इन सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। हम जानते हैं कि पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। अब हम भाषाओं का अध्ययन करेंगे। अब हम भाषाओं के परिचय का अध्ययन करेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात हमारे मन में जो भी बात है उसे हमें किसी और से बताने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं वो हमारी भाषा कहलाती है। और ये जो भाषा होते हैं वो भाषा के तीन स्वरूप होते हैं। भाषा के स्वरूप तीन हो मुख्यतः दो होते हैं, लेकिन एक और भाषा के स्वरूप को माना जाता है जिसे मिला के तीन हो जाते हैं। मौखिक, लिखित और तीसरा है सांकेतिक। जब हम विचारों को बोल के प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मुझे पुस्तक दीजिए, किसी से हम कह रहे हैं कि मुझे पुस्तक दीजिए और हम इस बात को बोल के कह रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हो गई। हमारे अंदर जो विचार है कि मुझे पुस्तक चाहिए, हमारे अंदर के विचार है और हम इन विचारों को बोल के कह रहे हैं, तो ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। वही अगर हम बोलने के बजाय एक पेज पे लिख देते और किसी के पास भेज देते और कहते कि हमें हमें पुस्तक दीजिए, तो वो हमारा लिखा हुआ पढ़ रहा है और तब हमें दे रहा है, अर्थात हम अपने लिख के विचारों को प्रकट कर रहे हैं और वो हमारे विचारों को समझ के अपना उत्तर दे रहा है, तो लिखित भाषा हो गई। लेकिन वही हमें सांकेतिक भाषा में कहना है कि हमें पानी चाहिए, तो हम ऐसे कहते हैं कि पानी चाहिए, अर्थात ये कह रहा है कि ये बता रहा है कि हमें प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो ये हम बिना बोले संकेत के द्वारा किसी को ऐसे करें तो अगला समझ जाएगा कि हमें पानी की आवश्यकता है और वो हमें पानी दे देगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम मौखिक द्वारा भी मुख से बोल के भी अपने विचारों को प्रकट कर दे रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हो गई। लिख के प्रकट कर रहे हैं तो लिखित भाषा हो गई, और संकेत द्वारा प्रकट कर रहे हैं तो हम सांकेतिक भाषा हो गई। इस तरह भाषा के तीन स्वरूप होते हैं और प्रकार तो कई सारे हैं। हमारे भारत में ही कुल 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जाता है। और अगर हम विश्व में देखें तो कई बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भाषा के स्वरूप तीन ही होते हैं। डेट्स ऑल। जय हिंद।